नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे देश की ख्यात कवयित्री, तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी श्वेता सिंह जी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्वेता जी कहते हैं कि अभिव्यक्ति या कला एक ऐसा विषय है जो हमारे अंदर ही अंतर्निहित होता है। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि सुन विराट तुम लाख कहो पर मुझको है मालूम कि तुमसे गीत नहीं छूटेगा, देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी तुमको, आग लगेगी धुआं उठेगा। तो कहाँ से ये प्रस्फुटन हुआ, अंकुरण कहाँ से हुआ, कब लगा आपको कि मैं कविता लिख सकती हूँ, कविता पढ़ सकती हूँ? देखिए सर, कविता क्या है कि एक बीज हमारे अंदर होता है। जो कवि होते हैं उनके अंदर कविता का बीज जो है वो नेचुरली होता है जी। और जैसे जैसे उसे अनुकूल माहौल मिलता है वो बाहर आ जाता है जी। तो ऐसे ही बचपन से ही मेरा शौक था कविता लिखने का। कुछ ऐसे मनोभाव थे जिनको मैं पन्नों पर उतारा करती थी। जी। जैसे आपने कहा कि पन्नों पर, ये कब से लिखना, कब से ये लेखना आपका कि मैं लिख लेती हूँ, मैं कविता पढ़ लेती हूँ, ये मतलब ये आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मैं ये बहुत अच्छे स्तर पर कर सकती हूँ? मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में भी आप करती थी? जी। मैं जब छोटी थी ना तो क्या था, जैसे बारिश में हम स्कूल गए और वहाँ पे टीचर ने कह दिया कि कम स्टूडेंट्स आए हैं और पढ़ाई आज कुछ नया चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा फील होता था कि जितने 4-5 आए हैं उनके लिए तो इन्हें पढ़ाना ही चाहिए। तो जो फीलिंग आती थी ना कि जब इनको इतना तो पढ़ाई देना चाहिए, हम लोग आए हैं तो हम लोग क्यों आए हैं, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग बाद में कर लेंगे। तो वो जो भाव आते थे ना उसको हम उतारते थे। शिल्प मुझे नहीं आता था, जब हम 6-7 साल के थे तो शिल्प नहीं आता था मुझे। शिल्प क्या होता है? शिल्प कविता को सजाने का एक जरिया है, जिनको हम शब्द तो होते हैं लेकिन शिल्प कविता के लिए बहुत जरूरी होता है। सिस्टमेटिक लिखना, जैसे रस छंद अलंकार, ये सब शिल्प होते हैं। जी जी जी, ये उसकी टेक्निकली वो है। तो मतलब जैसे मान लीजिए आपका जब इसमें रुझान बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जब हम एक किसी अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं तो पढ़ाई से ध्यान हटता है। हाँ, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब उस क्लास में मैं बैठती थी ना तो सर बोलते थे कि रिवीजन करिए, तो मैं रिवीजन नहीं करती थी, मैं कविता लिखती थी बैठ के। मैं लिखती थी कि बारिश के दिन मत आओ रे, घर बैठ के मौज मनाओ रे, और हम भीग भीग कर आते हैं पर सर तो नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे जाने से फायदा क्या। तो ऐसे टूटे फूटे शब्दों को मैं ना जोड़ती थी, तुकबंदी करती थी। शिल्प नहीं आता था लेकिन भाव तो थे मेरे अंदर। जी। तो जब ये कारवां आगे बढ़ा, मतलब जैसे स्कूल में, कॉलेजों में जब आप लगातार इस प्रकार के पार्टिसिपेशन आपके हुए और ऐसा एक माहौल बनने लगा कि जो हमारी बिटिया है या घर की हमारी जो ये महिला सदस्य ये कवित्री बनने वाली है, तो घर वालों को एक रहता है ना कि भाई अब कवित्री कोई प्रोफेशन तो नहीं है, सब चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं, बैंकर बन जाएं, तो अब कवित्री बनेंगी। मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। मैं जब 10वीं 12वीं क्लास में थी तो मैं कुछ श्रृंगार की शेरो शायरी लिखती थी, नोटबुक के पीछे लिख दिया करती थी। जो भाव आते थे, नेचुरल से भाव कुछ जरूर चलते हैं बच्चों के मन में। तो मम्मी ने 1-2 बार पढ़ लिया नोटबुक पे पीछे लिखा हुआ तो मम्मी ने बोला ये सब बकवास की चीजें बंद कर दो, ये शेरो शायरी में क्या क्या है, ये सब क्या कर रही हो। और अब अगर देख लिए ये सब लिखते हुए तो कॉपी के पेजेस फाड़ करके चूल्हे में डाल देंगे, पर ये नहीं चलेगा घर में। जी। तो एक डर था कि ये सब लिखेंगे तो श्रृंगार में मतलब संयोग है, वियोग है, बिछोह है, मिलन है, तो अब जब उनको उकेरा करती होंगी तो उनको किसी और भी कि ये क्या सब लिखा जा रहा है। जी जी जी। तो ये जो फिर सोसाइटी का भी एक अपना प्रेशर होता है। मतलब जैसे जब आप कविताएं स्कूल कॉलेज में मंचों पर पढ़ने लगी या स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम में, तो सोसाइटी की भी प्रतिक्रियाएं बहुत फेवरेबल नहीं होती हैं जब तक कि हमें कोई एक अच्छी पहचान नहीं मिल जाए।
तो क्या आपको वो प्रेशर फेस करना पड़ा? बिल्कुल, शुरू शुरू में जब भी हम कुछ नया काम करते हैं ना, तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपना परिवार भी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे पहुंचने लग जाते हैं, लोगों को लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, तो पीछे से फिर धीरे से सब लोग सब कर देते हैं। तो कब ऐसा लगा घर वालों को, सोसाइटी को, कि नहीं ये जो है वाकई में ये धवल उज्जवल श्वेता जी की श्वेत, ये मतलब कविता का श्वेत पत्र है अपने आप में, ये कब महसूस हुआ? ये तब हुआ जब मैं मंचों पे आई और एक दो मंच पे काव्य पाठ करने के बाद बड़े बड़े अखबार जैसे दैनिक जागरण अखबार हुआ, हिंदुस्तान अखबार हुआ, तो ये लोग हमें सुनने लगे और मुझे अपने यहाँ कवि सम्मेलनों की सीरीज में बुलाने लग गए। 10-10, 12-12 प्रोग्राम एक साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ वहाँ पे हमारी डिमांड होने लग गई। और जब मैं वहाँ उस मंच पे खड़े होकर के कविता पढ़ने लगी और दूसरे अखबारों में जब छपने लग गया, तो परिवार वालों को लगा कि यार वाकई कुछ तो है बच्ची के अंदर। तो फिर सारे लोग खुश हो गए और सपोर्ट करने लग गए, बढ़िया कर रही हो। चल पड़ा। जी। तो किस विधा की आप कवियत्री हैं, ज्यादा क्या लिखती हैं? मैं समसामयिक ज़्यादा लिखती हूँ और मंचों पे श्रृंगार मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, श्रृंगार भी पढ़ती हूँ, समसामयिक, और लेखन मेरी सारी विधाओं में है। जब ओज के भाव आते हैं तो ओज लिख जाता है, जब श्रृंगार के भाव आते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मन होता है, जो भाव होते हैं ना, वो अलग अलग टाइम। सामान्यता ये कि ठप्पा लग जाता है कि ये हास्य कवि हैं, ये श्रृंगार के हैं, ये ओज के हैं, वीर रस के हैं। अब असल में जो मंचों पे मैं पढ़ती हूँ, श्रृंगार में ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो श्रृंगार के लिए ही मुझे जाना जाता है। जबकि लेखन में तेवरी मेरा प्रमुख है। तेवरी एक विधा होती है जो समाज के नकारात्मक पक्ष को उकेरती है। जी जी, जैसे आपने कहा कि मतलब उसमें एक तेवर झलकता है। तो आपको कोई ऐसी तेवरी जो आपको लगे कि ये मतलब आपके दिल के बहुत करीब हो? जी, आप हुआ क्या, जब मैं शुरू में घर से बाहर निकली ना, तो एक महिला के लिए घर से बाहर निकलना और समाज को फेस करना और वो सारी चीज़ें समझना जानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो मैंने महसूस किया वो लिखा मैंने। रंग पे रंग सभी को ही बदलते देखा, रंग पे रंग सभी को ही बदलते देखा, रंग पे रंग सभी को ही बदलते देखा, सत्य पैरों से युधिष्ठिर को कुचलते देखा, सत्य पैरों से युधिष्ठिर को कुचलते देखा, जिनके हाथों में गुलिस्तान की हिफाजत थी, जिनके हाथों में गुलिस्तान की हिफाजत थी, फूल कलियों को उन्हें हमने मसलते देखा। तो इस तरह से जो हमने समाज को जैसा देखा जाना, वैसे वैसे उतारते गई तेवरी में। जी जी। तो ये तो एक समाज की किसी सोच को आपने परिलक्षित किया। और अगर मैं बात श्रृंगार की करूं, जो जिसके लिए आप जानी जाती हैं, जो आपका एक आपकी विधा है जिसकी वजह से आप विख्यात हैं, तो ऐसी कोई कविता श्रृंगार की जिसने आपको बहुत बाही दिलाई हो? जैसे बोलते हैं एक वो टाइटल बन जाता है कोई एक आपकी कोई कविता जिससे कभी पहचाना जाने लगता है, तो ऐसी कोई श्रृंगार की आपकी? जी, एक मुक्तक है मेरा जी कि यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है, मोहब्बत एक समंदर है, न कोशिश तैरने की कर, न कोशिश तैरने की कर, मोहब्बत एक समंदर है, जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है, जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। और एक गीत है हमारा जो काफी पसंद किया जाता है मंचो। हृदय द्वार की उसने ऐसे खटकाई सांकल, धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल,
धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल, सम्मुख नहीं मगर चेहरा आँखों में डोल रहा, सोंधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा, अंतस के मरुथल में उसने, अंतस के मरुथल में उसने उगा दिया संदल, धड़कन धड़कन। तो ये काफी पसंद करते हैं लोग मंचों पे। जी, तो ये इतने शब्द, सांकल मतलब कुंडी जी, और संदल मतलब चंदन, जी, तो बहुत शब्द संजो के रखने पड़ते हैं। तो कैसे इतने सारे शब्दों को याद कैसे कर पाती? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, तो शब्दों का तो भरमार होता ही है हमारे पास। जिनको भी लिखना है तो शब्द तो होते ही हैं, और रह गई बात भाव, जब आते हैं तो शब्द आ ही जाते हैं। अच्छा जी। अब जिस प्रकार से मंचों पर आपने कहा कि मंच बहुत सजने लगे हैं, लेकिन सामान्यतः अब जो टीवी पर भी कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं या मंचों पर, तो प्रहसन और द्व्यर्थी संवाद एक तरह से एक दर्शकों को रिझाने के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की भी चीज़ें सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं मंच की गरिमा को, भाषाई गरिमा को और काव्य की मर्यादा को, इन सब को नुकसान पहुंचाती हैं। इस पर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, देखिए साहित्यकार को खास करके ध्यान देना चाहिए कि मंच जो है वो सरस्वती का एक मंदिर है, तो मंदिर में ऐसे द्व्यर्थी संवाद या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं होनी चाहिए, और उसकी गरिमा बनाए रखना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। खासकर जब महिला कवियत्री होती है तो बड़ी नोक-झोंक होती है मंच पर, कोई पीछे से मंच संचालक कुछ बोल रहे हैं, फिर महिला कवियत्री बोल रही है। तो ये आपने जब शुरू किया तो आपको नहीं लगा कि ये मतलब ऐसा सामान्य सा एक प्रचलन में है, तो ये आपके साथ भी इस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से अपने आप को निकाल पाई, क्योंकि जब मैं मंचों पे आई ना, तो ये मंचों का दुर्भाग्य कह लीजिए कि वो नोक झोंक और ये वो बहुत तेज़ी से अपनी उठान पे था। तो मैं भी जब आई तो मुझसे कहा गया कि अगर आप नोक झोंक नहीं करेंगी तो मंच पे रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपको सुनेंगे नहीं, दर्शक तालियां कैसे बजाएंगे, ये वो। तो मुझे ऐसा लगा, बड़ा मतलब दुखद लगा मुझे। मैं तो सही बताऊं सर, तो 3-4 प्रोग्राम करने के बाद मुझे लगा कि ये मंच मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं साहित्य का सृजन करती हूँ, रचनाएं मेरे पास भरपूर हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी यदि मंच पे जा करके द्व्यर्थी संवाद किया जा रहा है, थर्ड क्लास की बातें बोली जाती हैं, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। फिर भी मैंने थोड़ा सा अपने लेखन को 2-4 मुक्तक हल्के फुल्के मैंने लिखे कि चलो ठीक है, अगर तालियां बजती हैं तो तालियों के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी एक लेवल मैंने मेंटेन किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, भले ही मंच पे ना मुझे पसंद किया जाए, दर्शक ना मुझे पसंद करें, पर नोक झोंक नहीं करूंगी। और उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर आपका कारवां बढ़ता चला? कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में भी यदि वो नोक झोंक लोग पसंद करने वाले हैं, तो अच्छे साहित्य को पसंद करने वाले लोग हैं, एक वर्ग है जो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप देखें कि अगर ये अदब और तहजीब, तो मुशायरे जहाँ आयोजित हो रहे हैं वहाँ ये मेंटेन है। ये जो नोक झोंक, ये सिर्फ ज़्यादातर कवि सम्मेलनों में ही इसने पैर पसारा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके समाज को सोचना पड़ेगा, कवि समाज को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें स्वस्थ लेखन, एक अच्छा सृजन दर्शकों के सामने रखना है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो मंच की है कि सिर्फ आप इसके लिए कि लोग तालियां बजाएं और इसको ज़्यादा सुने, तो हम वो ना लिखें जिससे समाज को हम कोई प्रेरणा ना दे पाए। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कवियों के ऊपर है और उन्हें इसका निर्वाह करना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है ना, जब आपने लगा कि ये निर्णय, तो ये एक ऐसा भी निर्णय होता है कि भले ही बहुत पैसा ना हो लेकिन ख्याति होने लगती है, तो बड़ा कठोर होता है ये निर्णय कि नहीं, एक सिद्धांत बनाना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस स्तर के नीचे कहीं भी अपनी विधा के साथ,
अपनी संविधा के साथ, अपनी सोच के साथ समझौता नहीं करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये कठिन निर्णय था? भले ही आप उसमें अब आपका कारवां चल पड़ा हो, लेकिन उस समय तो बहुत कठिन था सर, मेरे लिए बहुत ही टफ था, लेकिन मैं दृढ़ बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे लगा कि यदि सफल हुई तो हुई, असफल हुई तो हमारे पास इनकम के सोर्सेज बहुत हैं और जॉब है, सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे लिए। जी। तो लोग इसको अब कैरियर की तरह भी देखते हैं कि भाई आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई ऐड आ रहे हैं कि कविताएं लिखना सीखिए, और ये तमाम डिजिटल पे मैं देखता हूँ कि कविताएं कैसे लिख सकते हैं, उसकी टेक्निक समझिए, हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। जो आपने कहा ना कि ये एक बीज है जिसका प्रस्फुटन आपकी आत्मा में स्वस्फूर्त होता है, इसमें कोई आप इसको सीख नहीं सकते, ये होता है कहीं ना कहीं, बस इसको परिष्कृत कर सकते हैं आप। तो ये जो लोग इसे प्रोफेशन की तरह देखते हैं, उन क्या कहेंगे, प्रोफेशन है? नहीं सर, बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं है ये, और कविता एक साधना है जिसको हर कवि को साधना चाहिए। और हम भगवान के मंदिर में यदि साधना करते हैं तो प्रसाद हमें मिलता है, भोग हमें मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा पूरे भोजन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भोग और प्रसाद होता है उसी को लेकर के संतुष्ट रहना चाहिए, और कविता को जीना चाहिए, कविता लिखना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही। चूँकि आप स्वयं कवित्री हैं तो क्या होता है कि हमारे जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें प्रेरणा देता है। जैसे अगर कोई क्रिकेट खेलेगा तो निश्चित रूप से गावस्कर, तेंदुलकर उसके आदर्श होंगे। अगर कोई सिनेमा में जाएगा तो राज कपूर, सत्यजीत रे उसके आदर्श होंगे। अगर कोई गायन की बात करेगा तो मोहम्मद रफ़ी साहब, लता दीदी उनके आदर्श होंगे, उनसे प्रेरणा तो मिलती है। तो ऐसे ही जब आप लेखन के क्षेत्र में आई तो किसको पढ़ के आपको एक वो आदर्श भाव जागृत हुआ? देखिए, बचपन से हम लोग बहुत सारे कवियों को पढ़ते आए हैं, जिसमें मैंने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, इनकी एक बहुत प्रेरक रचना है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ऐसे महान कवियों को पढ़े हैं हम लोग, तो प्रेरणा तो उधर से ही मिली है। जी। अब 500 वर्ष बाद इस देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक समय, उस समय पूरा देश आह्लादित था। आपने भी बहुत अच्छी रचनाएं जो है उस समय लिखी और तमाम मंचों पर उनका आपने पाठ किया और उसको बहुत सराहा गया। तो उस समय की वो रचना जरूर मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। जी सर, मैं भी बहुत प्रसन्न थी, और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा हमें बुलाया गया था जब मंदिर निर्माण हुआ। तो उस टाइम पे 3-4 दिन बाद मैं गई थी कविता पाठ के लिए उसी प्रांगण में, अयोध्या में। तो मैंने वहाँ पे जो सृजन किया था वो सुनाया। हमारे राम तुम्हारे राम, हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। हमारे राम तुम्हारे राम, अवध में पुनः पधारे राम। आज अयोध्या दुल्हन जैसी ले श्रृंगार पिटारा, बनी हुई है दर्पण जिसके निर्मल सरयू धारा। आज अयोध्या दुल्हन जैसी ले श्रृंगार पिटारा, बनी हुई है दर्पण जिसके निर्मल सरयू धारा। आज नगर का कण कण क्षण क्षण, आज नगर का कण कण क्षण क्षण, राम पुकारे नाम। हमारे राम तुम्हारे राम, जगत में सबसे प्यारे राम। जी, आप मतलब ये जो रामायण अपने आप में महाकाव्य है, और ऐसा काव्य जो धर्म ग्रंथ बन गया। तुलसीदास जी ने तो लिखा हो कि मैं तो स्वांत सुखाई लिख रहा हूँ, खुद के सुख के लिए काव्य है। लेकिन एक ऐसा काव्य जो धर्म ग्रंथ बन गया, गीता और महाभारत की तरह लोगों के घर घर पहुंच गया। तो आप इस रामायण महाकाव्य को लेकर भी आप कुछ रचना कर रही हैं, वो क्या है, थोड़ा
विस्तार से जानना चाहूँगा। मैं एक खंड काव्य लिख रही हूँ जो प्रभु राम जी के जीवन से रिलेटेड है। तो उसे मैंने थोड़ा सा सरल शब्दों में जो हमारी आज की जनरेशन को समझ में आ जाए इस तरह से लिखने का प्रयास किया है। और उसमें छंदों में मैं लिख रही हूँ उसे। और उसकी शुरुआत मैंने भगवान रामचंद्र जी के बाल्यकाल से लिखी है। और विवाह के मंडप में जो इस समय छंद बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है मंचों पे, उस खंड काव्य का, वो मैं सुना रही हूँ। अभी कहाँ तक आपने लिख लिया है? मतलब जैसे रामायण बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक जाती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही उनके पूरे जीवन चरित्र को परिलक्षित करें? नहीं, पूरे जीवन को लेकर नहीं, कुछ खास जो हमें इंटरेस्टेड लगते हैं जी उसको लेकर के मैंने लिखा है। अब भगवान रामचंद्र जी के बारे में श्रृंगार लिखना बहुत मुश्किल होता है, जिसे मैं लिखने का प्रयास कर रही हूँ। और वो मैंने उनके विवाह के मंडप से लिया। तो एक छंद मैं सुना रही हूँ आपको। जब प्रभु श्री राम और माता जानकी विवाह के मंडप में बैठे होते हैं, तो माता जानकी जो चूड़ियाँ पहनी होती हैं उसमें अनेकानेक नग जड़े होते हैं। और उस नग में जब प्रभु श्री राम जी की छवि प्रतिबिंबित होती है तो माता जानकी क्या भाव आते हैं, क्या सोचती हैं? बिसराए सुधि भान अधरों पे मुस्कान, राम जी का गया ध्यान, सिया मुस्काती हैं। कनखी से चोर चोर देखती हैं प्रभु और, धीरे धीरे थोर थोर कंगन घुमाती हैं। छवि देख नग नग पुल के राग राग, पग पग मग मग लखती लजाती हैं। सोचती हैं सौ सौ राम, सोचती हैं सौ सौ राम, चूड़ियों ने वर लिए, चूड़ियों से हंसती हैं, सौतन बताती हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ श्रृंगार लिखने का प्रयास किया है। अब आप ये आपकी जो काव्य यात्रा है, ये पूरे देश से होते हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो रही है, विदेशों में भी आपने कई जगह प्रस्तुतियां दी हैं। तो विदेशों में जब कवि सम्मेलन होता है तो कैसा वहाँ भाव रहता है श्रोताओं का? देखिए, वहाँ पे श्रोताओं का भाव बेहद शानदार होता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग आए हुए हैं। एक विदेश की जमीन पर रहना और अपने वतन की मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, उसमें लोग तो बहुत बढ़िया सुनते हैं, लोग बहुत अच्छा मन देते हैं। जी। तो अभी आपने, मतलब अगर मैं प्रस्तुतियों की बात करूं तो विदेशों में किन किन मंचों पर अभी अपनी प्रस्तुति? विदेश में मैंने अभी 1 साल पहले मैं दुबई गई थी, और अभी नेक्स्ट आने वाले 17 अगस्त को मैं दुबई में रहूंगी, 18 को मैं अबू धाबी में रहूंगी। तो इस तरह आने वाले जो मेरे प्रोग्राम है बाहर। भारतीय खूब सुनते हैं, खूब बहुत बढ़िया सुनते हैं जी। जो ऐसी रचनात्मक पीढ़ी जिनका कविताओं में, लेखन में जिनकी रुचि है, युवा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा सोचने के लिए? आपने कहा कि होता है, लेकिन जैसे शिल्प विकसित करने के लिए क्या करें? देखिए, शिल्प के लिए तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लिखने के पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप बड़े कवियों को पढ़िए और उसके बाद शिल्पगत रचनाएं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि तुकबंदी तो कोई भी बच्चे आजकल उठा ले रहे हैं, 4 पंक्तियां इधर से उधर से उठा करके और पढ़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कविता का यदि बीज है आपके अंदर तो फिर उसको निखारिए, बाहर लाइए, ऐसा तुकबंदी मत कीजिए। तो जैसे शिल्प में आपने कहा कि छंद है और उपमेय उपमान है, तो ये इसकी मतलब कोई क्लास ली आपने? नहीं, मैंने कोई क्लास नहीं ली। मैं तो बताऊं कि जिस टाइम पे मैं ये पढ़ती थी 9th-10th क्लास में, ये शिल्प, छंद, ये सब मुझे बहुत टफ लगते थे। ऐसा लगता था कि ये सब कहाँ से, तुलसी और बिहारी और इनको पढ़ना बड़ा मतलब टफ लगता था। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सीखा मैंने कि जैसे एग्जाम पेपर में आ गया कि मतगंध सवैया छंद क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे छंद, ये क्या मुक्तक क्या है, गीत क्या है, अलंकार क्या है। तो पढ़ते पढ़ते वो एक बार दिमाग में तो रहता है, और जब भाव आते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं तो शिल्पगत हो ही जाता है। तो पढ़ना तो पड़ता है। पढ़ना लिखने की पहली शर्त। बिल्कुल जी। तो और आज के युवा जो है वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये कमी है युवाओं में। तो आपने तमाम काव्य के बहुत सारे पहलुओं पर, काव्य की आत्मा को अपने मर्म से छुआ, तमाम सारे पहलुओं पर हमसे बात की।
और आपकी ये जो काव्य यात्रा है ये वैश्विक स्तर पर नए नए आयाम स्थापित करे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने हमारे साथ इतना समय साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।